देख चुके थे। मैं कुछ एक सवाल करवा रहा हूँ आपको। वो सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपका जो सवाल आएगा वो या तो सॉल्व या इन टेक्स्ट में से आएगा, ठीक है। बाकी और कहाँ से आ सकता है, एनसीईआरटी के अंदर से, उसके मतलब अनसॉल्व एग्जाम्पल में से जो होंगे वो एग्जाम्पल मैं आपको मैसेज कर दूंगा। आपको बस उतना पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रेस्ट रही आपकी बात जो आपने लास्ट क्लास में अपने को भेजा था कि वो एक पैरा जो आप बोल रहे थे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो एक्चुअल में क्वेश्चंस की फॉर्म में था। मतलब उसमें उसके बेस के क्वेश्चंस मैं करवाने वाला था इसमें, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, है ना। तो उसके बेस के क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ जो उसी पैराग्राफ के कुछ एक इम्पोर्टेंट टूल्स है। पहला, ये आप भी बता सकते, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल राजल? क्लोरीन, है ना। और उसके बाद कौन होता है? ऑक्सीजन। तो वो एक सवाल पूछता है इस तरीके का कि भैया कोई भी कंपाउंड अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ इन्हीं दो एलिमेंट के साथ क्यों शो करता है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है ज्यादा, ठीक। क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है तो ज्यादातर कोई भी एलिमेंट अपना जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इन्हीं दो एलिमेंट के साथ शो करेगा। अगली बात कि आगे एक और तरीके का वो सवाल पूछता है, ये पहले टाइप का हो गया। सवाल अपने को ध्यान से पढ़ना है। आगे वो सवाल ये पूछता है राजल के फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है लेकिन ज्यादातर एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ शो करते हैं, क्यों? ठीक है, ऑक्सीजन भी अलग अलग फॉर्म में है, तो उससे क्या मतलब? इससे फ्लोरीन का क्या ताल्लुक? देखिए, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए, जबकि ऑक्सीजन को दो चाहिए। मतलब ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है जबकि फ्लोरीन क्या करता है? एक बॉन्ड बनाता है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में एक ऑक्सीजन दो फ्लोरीन के बराबर है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड? सही। बस यही रीजन होता है कि ज्यादातर एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ इसलिए शो करते हैं बिकॉज ऑक्सीजन हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। जबकि फ्लोरीन के कंपेयर में जब आप बात करोगे तो क्योंकि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, इस तरीके से समझिए जैसे मैग्नीज को, मैग्नीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शो करता है। मैग्नीज फ्लोरीन के साथ सिर्फ यहीं तक ही बॉन्ड बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो अगर आपको +7 सेटिस्फाई करवाना है तो आपको उसके आजू बाजू 7 फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं वही ऑक्सीजन की बात करूं तो Mn2O7, ठीक है। यहाँ पे जब आप मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो कितनी आएगी? +7। अब ध्यान से सुनना, यहाँ एक मैग्नीज पे कितने फ्लोरीन थे राजल? 7। यहाँ एक मैग्नीज पे कितने ऑक्सीजन है? 3.5। सही बात है कि नहीं? एक मैग्नीज पे। हाँ। तो क्राउडेड कहाँ ज्यादा होगा मामला, इस वाले में फ्लोरीन में कि ऑक्सीजन वाले में? भीड़ भाड़ कहाँ ज्यादा होगी? फ्लोरीन में, क्योंकि इसमें एक मैग्नीज के आजू बाजू 7 है। 7 फ्लोरीन मतलब फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में रिपल्शन ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम। इसलिए कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करता है? ऑक्सीजन के साथ, ना कि फ्लोरीन के साथ, ठीक है। ये दो तरीके के सवाल आ सकते हैं। क्लियर बात? आगे हाँ। जब आप देखेंगे तो एक आपका एक मतलब उसका टॉपिक का कोई रेलेवेंस नहीं है,
बट आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एलिमेंट जो है वो ऑक्साइड जो बनाता है, पहली बात तो ये समझिए कि हर एलिमेंट ऑक्साइड बनाता है एमओ टाइप का, ठीक है। हर एलिमेंट एमओ टाइप का ऑक्साइड बनाता है एक्सेप्ट स्कैंडियम, ठीक है। स्कैंडियम से जिंक जब आप जाते हो तो जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एलिमेंट उस रेशो में ऑक्साइड बनाता है जिस रेशो का ग्रुप है। मतलब स्कैंडियम कौन से ग्रुप का है? स्कैंडियम बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप। तो ये जो ऑक्साइड बनाएगा वो कौन सा बनाएगा? स्कैंडियम थर्ड ग्रुप का है, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, स्कैंडियम के ऊपर +3 चार्ज, तो यहाँ जो ऑक्साइड बनेगा वो तो ग्रुप के बेसिस पे ऑक्साइड बनता है, ठीक है राजन। मैग्नीज कौन से ग्रुप का है? मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, तो 3 4 5 6 7, तो Mn2 सॉरी O7, ठीक बात है। तो ये जो ऑक्साइड बनते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स बनते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहां तक वैलिड है? मैग्नीज तक ही। आप Fe जाओगे तो Fe का कौन सा ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है? +3 का, ठीक है। मैग्नीज के बाद जो हाईएस्ट ऑक्साइड पॉसिबल है वो कौन सा है? +3 का ऑक्साइड है वो, ठीक है राजन। इससे ज्यादा का आपको ऑक्साइड नहीं मिलेगा किसी भी एलिमेंट का। मैंने लिखवाया था ना, जिंक की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट लिखवाई थी? +2। कॉपर की क्या लिखवाई थी? +1 +2। कोबाल्ट की क्या लिखवाई थी? +2 +3। Fe की क्या लिखवाई थी? +2 +3। तो जो हाईएस्ट ऑक्साइड है वो अब किसका बन रहा है? +3 का। इससे ज्यादा का ऑक्साइड आप नहीं बना सकते मैग्नीज के बाद से। Fe+6, नहीं Mn तो ठीक है +7 तक, Fe+6 तक लिखा हुआ है। स्टेटमेंट पढ़िए प्लीज। फोटो भेजो ना मेरे को 2 मिनट। बढ़ते हैं। एक सवाल जो आपका उसी में जो आपने भेजा था उसी में है, और ये सवाल पूछा जा चुका है, पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, मैं करवाता भी सही। देखिए कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? Ar 4s1 3d10, ठीक है। राजल कौन सी स्टेट में कॉपर स्टेबल होगा? मतलब +1 है ना। एक सवाल वो पूछता है कि कॉपर +1 एक्चुअल में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है Cu+2 और Cu में एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। भाई अपने 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 सिनेरियो की बात क्या थी कि Cu+ स्टेबल होता है, स्टेबल होता है तो स्टेबल होता है तो एक बार अगर बन गया तो ठहरेगा, टूटेगा नहीं। लेकिन जब अपन एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो अपन ने ये देखा कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर Cu+ नाम का कोई आयन नहीं पाया जाता। उसके अंदर जो आयन मिलता है वो कौन सा मिलता है भैया? Cu+2। Cu+ डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है पानी में Cu+2 और Cu में। ऐसा क्यों? जबकि अपने अकॉर्डिंग तो Cu+ स्टेबल है, तो रहना चाहिए ना। Cu+2 तो अपने लिए अनस्टेबल है। क्लियर बात? इसके पीछे का रीजन समझिए। अब देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे। Ar 4s1 3d10, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3d10 बचेगा। मुझे बताओ ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी कम देनी पड़ेगी कि ज्यादा? नहीं 4s1 में से निकाला ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3d10 में पहुंचे, आसानी से जाएगा मुश्किल से? D10 इज स्टेबल और नॉट? आसानी से जाएगा मुश्किल से?
बिल्कुल। एनर्जी रिक्वायर्ड कम होगी। अब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लो, D9 पे पहुंचे। एनर्जी रिक्वायर्ड थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। ठीक है। अब Cu प्लस और Cu+2, राजल साइज में छोटा कौन? ये समझ में आती है ना? अच्छा, आप Cu+ साइज में बड़ा है। मेरी बात सुनो, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन जाना कि आना? डोनेट हुआ कि एक्सेप्ट किया? प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन, आप में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, मेरे में से दो इलेक्ट्रॉन निकले। अगर अपने में से कुछ निकलता है तो अपना वेट, अपना साइज कम होता है। पहले वाले में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरे वाले में से दो इलेक्ट्रॉन निकले, किसका साइज कम होगा? Cu+ का साइज ज्यादा होगा। जिसका साइज ज्यादा राजल, उसका Z इफेक्टिव यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक बात। अब सुनिए, अपन ने क्या बोला कि एक्वस सॉल्यूशन में Cu+ आयन इज नॉट नोन। कौन सा पाया जाता है? Cu+2। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना। आंसर क्या है इसका कि Cu+ से Cu+2 जाने में आपको एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होगी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप इसको पानी में डुबोते हो, तो जब पानी की अपन बात करते हैं तो पानी की भी एक एनर्जी होती है जिसे आप क्या बोलते हो राजल? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं पानी को खींचेगा कौन ज्यादा, Cu+ के Cu+2? तो खींचेगा वो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा? जिसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा। Z इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा? जिसका साइज कम होगा। अब वो कौन है? Cu+2। तो इसका साइज कम है, इसका Z इफेक्टिव ज्यादा है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो सीन क्या? सही बात है कि Cu+ से Cu+2 जाने में एनर्जी रिक्वायर्ड आपको ज्यादा होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होगी तो ये जितनी आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है Cu+ से Cu+2 जाने में, एक्चुअल में ये जो Cu+2 आप बना रहे हो, ये Cu+2 जो आपने एनर्जी दी इसको, ये बहुत सारी एनर्जी कंपनसेट कर लेता है। किससे? हाइड्रेशन एनर्जी से। मतलब आपने क्या करा राजल? आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया Cu+ से, आप पहुंच गए Cu+2। मेहनत लगेगी। अब अपन मेहनत तभी तो करेंगे जब अपने को आउटपुट बढ़िया मिले, कंपाउंड स्टेबल मिले। Cu+ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं था पानी में। जब आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो जो Cu+2 बना, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बहुत ज्यादा था। अरे आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मतलब आपने अंदर जगह खाली कर दी। अब वो क्या करेगा? वो उस खाली जगह को भरना चाहेगा। भरने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो पानी को बुरी तरीके से खींचता है। तो ये जो आपने एनर्जी दी या उससे जो इलेक्ट्रॉन निकले, ये उस एनर्जी को कंपनसेट करता है हाइड्रेशन एनर्जी से। ये बात समझ में आई? तो Cu+2 क्यों स्टेबल है पानी में? तो इसका रीजन अपन बोलेंगे क्यों, क्योंकि Cu+2 की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है दैट ऑफ व्हाट? Cu+ के। ठीक है। अब कहने का मेरा मतलब राजल ये है, साइज जितनी छोटी होती है ना, पानी को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे यूं बोलूं ना
साइज सबसे बड़ी किसकी होगी? टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है? तो जब आपसे मैं ये पूछता तो आप फटाक से ये बोलते थे, लेकिन जब अपन ये बोल पूछूंगा ना मैं आपसे, तो अपना आंसर उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज होता है कम। हाँ जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे वो रहा ऑर्डर जो आपने बोला, ठीक है? किसमें? टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होती है, यही बोल रहे हो? तो लिथियम और रुबिडियम में कौन बड़ा? रुबिडियम ना। सही बात है, तो इसमें मैं कहाँ डिसएग्री कर रहा, मैं तो इसकी बता रहा हूँ। होता क्या है, ये OH OH जो है ना, ये किसका OH है? ये पानी का OH है। लिथियम की साइज छोटी होने की वजह से उसका Z इफेक्टिव ज्यादा होता है। जैसे ही आपने लिथियम को पानी में डाला, वो क्या करता है, पानी के OH माइनस को अपनी साइड खींचेगा। मेटल है ना, पॉजिटिवली चार्ज आयन्स है सारे, ठीक? पानी को जब वो अपनी साइड खींचता है, क्यों? क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल हो जाता है, अरे ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल हो जाता है, ये इतने पानी के क्रिस्टल्स अपने आगे पीछे खींच लेता है कि इसकी साइज क्या हो जाती है, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी होती है ज्यादा। भावने समझे अब क्यों Cu+2 स्टेबल था? ठीक है ना? क्यों? क्योंकि छोटा जितना होता है, उसकी वाटर के नेगेटिव को खींचने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती है। ठीक बात? चलिए, तो राजल अपन ने जो भी करा, उससे आपका हर एक सवाल क्लियर हो जाएगा, फ्रॉम इन टेक्स्ट टू सॉल्व टू अनसॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। सीन क्या चल रहा है, जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे Mn3 का, मोर पॉजिटिव मतलब पहले वाले को कराना आसान है, दूसरे वाले को कराना थोड़ा सा मुश्किल, या पहले के कंपेयर में मुश्किल। इतनी बात ठीक? ये आसानी से हो जाएगा इसके कंपेयर में। ठीक बात? सवाल यही कह रहा है, ये ज्यादा पॉजिटिव क्यों है एज कंपेयर टू इसके, है ना? तो मतलब ये ज्यादा आसानी से क्यों हो रहा है एज कंपेयर टू इसके? सीधी सीधी बात है। मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन बोलिए राजन। Ar4s2 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, यही करवा रहे हो ना? तो Ar3d5, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, Ar3d4। सही? राजल स्टेबल कौन, D5 के D4? 3d5 स्टेबल होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, Mn+2 का? ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, Mn? तो Mn3+ से Mn2+, सामने वाला जाना चाहेगा, कैसे जा सकता है इलेक्ट्रॉन? समझ में आई? इसलिए Mn3+ से Mn2+ जाना आसान होता है। दैट्स व्हाई Mn3+ इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होता है। इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव है एज कंपेयर टू Cr3+ से Cr+। ठीक, क्लियर बात? और कुछ? माने सवाल पढ़ दो ना एक बार मेरे को। केमिकल रिएक्टिविटी किस टॉपिक का हेडलाइन बताओ? E0 टर्म्स में कुछ दिया हुआ है क्या? तुम बोलो ना, हो तो गया अपना डिस्कस। क्या बात, हो गया डिस्कस, हो गया हो गया हो गया। हाँ, अब देखो, आपको याद है मैं कल एक सवाल ढूंढवा रहा था कि आपको एक सवाल मिलेगा, अपन सवाल ढूंढना चाह रहे थे लेकिन आपको मिल नहीं रहा था वो।
मैंने बोला था मैंने कि वो इन टेक्स्ट में है। ई नॉट के बेसिस का एक सवाल था राजल, अपन ढूंढना चाह रहे थे, है ना। देखो ये ई नॉट का एक सवाल होगा आपके उसमें, जिसमें यूं दे रखा होगा कि आपको एक चार्ट दे रखा होगा राजल, जिसमें यूं बोला होगा कि ये ई नॉट की जो वैल्यूज है ये इरेगुलर ट्रेंड शो कर रही हैं, इसके पीछे का रीजन बताइए। मिला क्या वो एग्जाम्पल? एक तो वो है राजल, और एक है ना, आपको पेज नंबर नहीं याद मेरे को, लेकिन एनसीईआरटी में नीचे ही नीचे दे रखा होगा एग्जाम्पल किसी पेज नंबर पे। आपको वो सवाल दिखा क्या, एक VO3 माइनस Mn2O7 माइनस, इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर ग्रेटर देन वाला कुछ एक सवाल होगा, सॉल्ट। ऐसा सवाल होगा कि VO3 टू VO3 क्या बोलते हैं, VO3 प्लस और Cr2O3 है, मिला वो? बिल्कुल। उससे एक दो पन्ने पहले पलटो, उससे एक दो पन्ने पहले पलटो, आपको एक सवाल मिलेगा कि Cu प्लस से Cu+2 कि ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है, आंसर दीजिए। नीचे ही नीचे, ये अनसॉल्व सवाल है। मिला? मैं इन दो सवालों की बात कर रहा था, रीजन सबके सेम है। देखिए कल मैंने आपको बताया था एच नॉट के तीन चीजों पे एच नॉट डिपेंड करता है। एक आप तो गए सॉलिड से गैस में, ठीक, सब्लिमेशन बोलते हैं इसको। फिर अपन गैस का क्या करवा देते हैं, आयनाइजेशन। फिर उस गैस को अपन क्या कर देते हैं, वाटर से रिएक्ट करवा देते हैं, तो वो बन जाता है MN+ एक्वस। ये याद है? इसके लिए एच नॉट कौन सा होता था, सब्लिमेशन। इसके लिए डेल्टा एच नॉट आयनाइजेशन एनर्जी, या एटमाइजेशन भी बोलते थे इसको आप, है ना। और या फिर इसके लिए क्या होता था, डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन। सही है। ऊपर की जो दोनों वैल्यूज होती थी राजल, वो होती थी एंडोथर्मिक, नीचे वाला होता था एक्सो। ये वैल्यू होती थी नेगेटिव, ये वैल्यू होती थी नेगेटिव। ऊपर वाली दोनों वैल्यू होती थी पॉजिटिव। मैंने आपको बोला था कि ओवरऑल जो मेरा डेल्टा एच नॉट है किसी भी मेटल का, वो डिपेंड करता है इन तीनों के समेशन पे, कि ओवरऑल वो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। सही बात। अब अगर किसी का ई नॉट राजल अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा कि ऊपर की दोनों वैल्यूज ज्यादा होंगी? आप किसकी बात सुनो, ऊपर वाली वैल्यूज पॉजिटिव है, सही, नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव है, मेरा रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो कौन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन ज्यादा होगा कि एटमाइजेशन और आयनाइजेशन? समझ में आया? और अगर मेरा एच नॉट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब उस केस में क्या ज्यादा होगा, सब्लिमेशन, मतलब एटमाइजेशन और आयनाइजेशन। क्लियर बात? यही रीजन होता है हर सवाल का, ई नॉट के हर सवाल का यही रीजन है। जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा, वो जो बड़ा सा एग्जाम्पल था टेबल वाला, उसने उसमें पूछ रखा है कि ये जो वैल्यूज में आप इरेगुलर ट्रेंड देख रहे हो, कि कॉपर की वैल्यू आपको पॉजिटिव दिख रही होगी। ई नॉट का जो बड़ा सा सवाल था ना, टेबल जिसमें दे रखी थी, उसमें कॉपर की वैल्यू आपको पॉजिटिव दिख रही होगी। उसने पूछ लिया कि भैया इसके पीछे का कारण बताइए, तो कारण क्या है राजल, कि ओवरऑल जो डेल्टा एच होता है ना मेरा, वो डिपेंड करता है आयनाइजेशन पे और सब्लिमेशन पे। इन दोनों का जब मैं एडिशन करूंगा, वही यही वाली बात है, ये सब्लिमेशन ही कहलाता है, सॉलिड से गैस। ठीक है, सब्लिमेशन की जगह एटमाइजेशन लिख दो, कोई गलत बात नहीं। तो आयनाइजेशन और सब्लिमेशन का जो डेल्टा एच है, उसका रिजल्टेंट जब मैं ऐड करूंगा, तो वो कॉपर के केस में पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन बाकी सबके केस में क्या आता है, नेगेटिव। सेम
जवाब जो है वो उस क्वेश्चन का है राजल जो अपन कल ढूंढ रहे थे, जो अभी आपने देखा Cu से Cu+2, उसने भी यही पूछ रखा है कि भैया इसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों आ रही है, क्योंकि इस केस में ये जो ऊपर वाली दो वैल्यूज है ये ज्यादा होंगी। क्लियर बात? ये देखो, इलेक्ट्रोलिसिस जब आप पढ़ोगे, आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नाम सुन रखा है राजन? देखो इसको इस तरीके से समझ लेना, जैसे मैं आपके सामने कोई एक रैंडम बंदा रख दूं, लड़का लड़की जो है, देख के बता पाओगे क्या कि मैरिड है कि अनमैरिड? नहीं, जाहिर सी बात। सेम होता है एलिमेंट्स के साथ। अपन क्या करते हैं, अपन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं राजन। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल बोले तो कि सामने वाला रिड्यूस आसानी से होगा कि ऑक्सीडाइज। समझ में आई? ठीक है। अब सामने वाला, अगर बात सुनो, कभी भी कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं होती कि भाई साहब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए लेकिन कोई लेने वाला ही नहीं है। ये 2 इलेक्ट्रॉन तब तक लूज नहीं करेगा जब तक सामने वाला 2 इलेक्ट्रॉन ले नहीं। बराबर चलना चाहिए मामला, जितना इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूं उतना ही लेना चाहिए, अगर नहीं होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाता। बात समझ में आई? सेम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए राजा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज दी साइमल्टेनियस प्रोसेस। माने अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरे को लेने ही पड़ेंगे। सही बात? अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है और अगर दूसरे को लेने ही पड़ेंगे, इसका मतलब कि मैं किसी का सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं निकाल सकता। मानते हो कि नहीं? क्योंकि यहां पे तो अपन सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने की बात कर रहे हैं ना, कोई ले तो नहीं रहा। सिमिलरली मैं किसी का भी रिडक्शन पोटेंशियल नहीं निकाल सकता। तो अपन ने क्या करा, अपन ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नाम की एक चीज दी, और अपन ने बोले तो IUPAC ने ये माना कि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, इसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अपन मान लेते हैं 0। समझ में आया? मतलब ये कुछ नहीं है। तो अब अपन क्या कर देते हैं, अब आपकी मर्जी है कि आप सामने वाले का ऑक्सीडेशन निकालना चाह रहे हो कि रिडक्शन। सपोज ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और मैं सामने वाले का ऑक्सीडेशन निकालना चाह रहा हूं, इसको कनेक्ट कर दो हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन भी 0 है, रिडक्शन भी 0 है। ठीक? तो क्योंकि इसका रिडक्शन 0 है, माना है ये अपन ने, एक्चुअल में 0 नहीं होता, इसका रिडक्शन 0 है, तो सामने वाला क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। नहीं 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 नहीं, बात सुनो, रिडक्शन अपन ने 0 मान रखा है राजन। क्यों 0 मान रखा है? ताकि सामने वाले का फाइंड आउट कर पाऊं। समझ में आई? तो अब एक्चुअल तो नहीं फाइंड आउट कर सकता ना यार, क्योंकि सामने वाला तो लेगा तभी तो दूसरा देगा। तो इसका अपन ने मान लिया 0। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी का भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अपन प्रैक्टिकली फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसे हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दो। अगर आपको सामने वाले का रिडक्शन फाइंड आउट करना है तो हाइड्रोजन का क्या करवा दो, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके तो दोनों 0 है। और अगर आपको सामने वाले का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हाइड्रोजन का करवा दो ऑक्सीडेशन। सामने वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो इसका क्या करवा दो, रिडक्शन। क्योंकि इसका 0 है तो सामने वाले का प्योर का आ जाएगा। समझ में आई बात? तो जब अपन ने कॉपर का करवाया राजन, तो ये पॉजिटिव आया, रिडक्शन पोटेंशियल इसका पॉजिटिव आया। ऐसे ही अपन हर एक इंडिविजुअल मेटल का करवाते हैं, उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आया, डी ब्लॉक का, ज्यादातर का। पूरे डी ब्लॉक में सिर्फ 4 एलिमेंट ऐसे हैं राजल, कॉपर, Ag, Au और Hg। ये मैंने आपको आई थिंक लास्ट क्लास में बता दिया है। सिर्फ यही 4 एलिमेंट है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है।
बाकी सबका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। देख लो, नेगेटिव वाली वैल्यूज बढ़ रही होंगी, ठीक है ना। हम्म, तो जब जा रहे हो तो बढ़ ही तो रहा है ना, ओवरऑल देखोगे तो 0.28 से 0.25। नेगेटिव में बढ़ना मतलब 0। हाँ, ठीक है, ये कहना चाह रहे हो ना कि बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर बिहेवियर नहीं है। मतलब अपन बोल रहे हैं बढ़ रहा है, तो वो एक आधा केस ऐसा आ जाता है बीच में जिसमें वो घट रहा है, ये कहना चाह रहे हो ना कुल मिला के। तो उसी का तो रीजन बोला मैं कि किसी का भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अपन किस बेस पे लिखते हैं, तीनों के समेशन के बेस पे। इट इज अ प्रैक्टिकल क्वांटिटी। जैसे टॉप टू बॉटम अपन बोलते हैं साइज बढ़ती है, बोलते हो कि नहीं, लेकिन क्या वो हर केस में बढ़ती है क्या? नहीं, ठीक है ना। बोरोन फैमिली में तो लपक के दिक्कत होती है। नीचे वाले में आपने कई बार लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सुना होगा नाम, उसमें तो नीचे वाला एलिमेंट कई बार ऊपर पहुंच जाता है साइज में, लेकिन जनरल ट्रेंड की बात चल रही है, ठीक है। और कोई सवाल बोलिए, कुछ भी, ठीक है। तो राजल जी, मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस भेजूंगा और कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, आपको सिर्फ वो पढ़ लेने हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि आपको जो लैंग्वेज लिख के आनी है राजल, वो एनसीईआरटी वाली लिख के आनी है। जैसे मैं आपसे मेल्टिंग पॉइंट पूछ लूंगा, तो कल अपन बात कर चुके हैं कि जिसका मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मेटेलिक बॉन्डिंग किसके ज्यादा होंगे? जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अब आपने लास्ट क्लास में बता दिया था क्रोमियम का ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये अपने को पता है, सब बढ़िया बात है, लेकिन अपने को लैंग्वेज अपनी इंग्लिश नहीं लिखनी। अपने को इंग्लिश कौन सी लिख के आनी है? एनसीईआरटी वाली। जो उसने दे रखा है आपको वो यूं का यूं लिख के आना है, उसी के अकॉर्डिंग लिख के आना, और वही आपको आंसर वहां पे लिखना है। अपन अपनी साइड से इंग्लिश नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब अपन अपनी साइड से इंग्लिश लिखेंगे तो वो नंबर काट लेगा, आधा या एक या वन को, ठीक है। तो आज क्वेश्चंस की लिस्ट भेजूंगा, उसके बाहर से सवाल नहीं आएगा, ये कंफर्म बात, ठीक है। चलो, तो पी ब्लॉक अभी पढ़ोगे कि कल? ठीक, एफ, सुनो सुनो सुनो, एफ ब्लॉक का मतलब होता है ये, जो बाकी है उस टाइप के सवाल सुन लीजिए, पढ़ा देता हूँ। एफ ब्लॉक का मतलब फालतू होता है, इससे सवाल नहीं आएगा, 110% बात है। हाँ, बताऊं क्या होता है ऐसा? उसका भी बता देते हैं। राजल, कभी भी आपसे 4D या 5D सीरीज का कोई सवाल पूछ लेगा ना, और ये पूरी इनऑर्गेनिक के लिए वैलिड है, आंसर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, और ये पूरी इनऑर्गेनिक के लिए वैलिड है। मैं आपको 50 बार पूछूंगा कि भैया नीचे वाले एलिमेंट में वेरिएशन हो रहा है, राजल क्या आंसर लगता है आपको, क्या होगा? आपको हर बार एक ही जवाब देना है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कहने का मतलब सवाल आ जाता है एक, अनलाइक Cr+3 Mn+2 Fe+3 and the subsequent other M2 plus ions of the 3D series. The 4D and 5D series generally do not form stable cationic species.
क्या कहना चाह रहा है वो, उसने यूं बोल दिया कि जैसे यहाँ पे Mn+2 का, Fe+3 का और Cr+3 का स्टेबल स्पीशीज बना लेते हैं 3D एलिमेंट वाले। तो 3D ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है वो स्टेबल कैटायनिक स्पीशीज बनाते हैं। जैसे अपन बोल देते हैं Mn+2 में स्टेबल है, Zn+2 में स्टेबल है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अपन इसे जस्टिफाई भी कर देते हैं। लेकिन वो बोल रहा है कि टॉप टू बॉटम जब आप जाते हो, जैसे Mn2+ से नीचे आऊंगा मैं तो टेक्नीशियम की बात करूंगा, तो वो टेक्नीशियम उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा +2 स्टेट में जितना Mn+2 स्टेबल है। यानी कि 4D और 5D वाले उतना स्टेबल कैटायनिक स्पीशीज नहीं बनाते जितना 3D वाला बनाते। तो नीचे वाले एलिमेंट की बात आ गई, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वो पूछ ले, हालांकि पी ब्लॉक का है बट स्टिल। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड राजल कुछ इस तरीके से होता है, जैसे अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 नाम दे दूं तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इस तरीके से वेरी होगी, यानी कि बोरोन, थेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। तो इन दोनों की प्लेस चेंज होने का रीजन क्या? नीचे वाले एलिमेंट में जब भी घोटाला होगा सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है, लेंथेनॉइड। काजोल, सिम्मी, ग्रेवाल, संग, प्रभुदेवा, जब साइज की बात करोगे तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। रीजन क्या होता है? लेंथेनॉइड। ठीक है, अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का आइडिया है वो क्या होता है कि बताऊं? देख, तो जो पूछूं बिल्कुल है ना, मतलब अपन जो फील करो बस उसी का बात करेंगे। नीचे जाते हैं राजल तो साइज बढ़ती है, ठीक है। साइज बढ़ेगी तो नंबर, जैसे जैसे नीचे जाओगे एटॉमिक नंबर क्या होगा? बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हुए? बिल्कुल। अब बात सुनना, प्रोटॉन का सोर्स क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे पूरे ये जो अपन ने डायग्राम बनाया उसमें? तो यहाँ जब भी जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन बढ़ने का तो एक ही सोर्स है, न्यूक्लियस। राजल इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये जो शेल्स हैं इनके अंदर क्या डालते हो आप? ठीक है ना। अब अगर मैं पूछूं कि देखो इलेक्ट्रॉन डालने की जगह तो बहुत सारी है, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे शेल भी तो बढ़ती जाएगी, सही बात है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन डालने की जगह तो बहुत सारी है। मैं अगर आपसे पूछूं कि राजल न्यूक्लियस का प्रोटॉन का ऐड करोगे, तो आपने फटाक से जवाब दे दिया कि सर प्रोटॉन आप वहां ऐड करेंगे जहां पॉजिटिव का सोर्स होगा। पॉजिटिव का सोर्स बोले तो न्यूक्लियस। मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन कहां ऐड करोगे? अगर आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो आप इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करोगे? ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले कहाँ ऐड करना चाहोगे? डायरेक्ट इसमें ऐड कर दूंगा क्या मैं डायरेक्ट? पहले बाहर वाले, ठीक है ना। पहले बाहर वाले में ही नहीं, बाहर वाले में ही ऐड होगा, क्योंकि बाहर वाले का नंबर तभी तो आया जब अंदर वाला फील्ड है। अपन हमेशा ऐसे ही तो लिखते हैं 1s2 2s2, तो अंदर वाला फील्ड है तभी तो 2s का नंबर आया ना। 2p6, तो ये दोनों फील्ड है तभी तो इसका नंबर आया ना। तो अंदर वाले तो फील्ड है, तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा आप इलेक्ट्रॉन बाहर ऐड करोगे, सही बात है कि नहीं? और जब भी आपको प्रोटॉन ऐड करना होगा तो आप प्रोटॉन कहाँ ऐड करोगे? न्यूक्लियस में, ठीक। अब बात समझिए राजल, अगर मैं एसपीडीएफ नाम दे दूं, एक शॉर्टेज हो गई है तो अपन एक और बना देते हैं, चल ये एफ है ना। बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचना आसान कहां से? एस से, पी से, डी से, के एफ से? इलेक्ट्रॉन खींचना आसान, आप आसानी से इलेक्ट्रॉन कहां से खींच लोगे? है ना, ऑब्वियस सी बात है ना, एफ से इलेक्ट्रॉन खींचना आसान है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम किस पे लग रहा है? एफ पे।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम एफ पे है, तो अट्रैक्शन सबसे कम है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान एफ से ही होगा। एस पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, अपने को अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी हाई टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस। एफ से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है, तो एनर्जी एफ से इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे कम लगानी पड़ेगी। बिल्कुल सही। अब सुनो राजन जी, जब आप प्रोटॉन ऐड कर रहे हो तो प्रोटॉन तो आप उस जगह ऐड कर रहे हो जहां प्रोटॉन को ऐड होना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन का सोर्स एक ही है। सही बात है। प्रोटॉन की ताकत बढ़ेगी और बहुत बुरी तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि सोर्स है कि और आप सिर्फ वहीं ऐड करे जा रहे हो। सही बात है कि? लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात आई, न्यूक्लियस का काम तो इलेक्ट्रॉन खींचने का है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात आई तो इलेक्ट्रॉन आप कहाँ ऐड कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन आप उस जगह ऐड कर रहे हो जिसकी इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी बेकार है। तो प्रोटॉन तो अपन उस जगह ऐड कर रहे हैं जिस जगह प्रोटॉन ऐड होना चाहिए, दैट इज न्यूक्लियस। लेकिन इलेक्ट्रॉन अपन उस जगह ऐड कर रहे हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी घटिया है। तो मैं अगर पूछूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ज्यादा ताकतवर कौन होगा ऐड करने के बाद? न्यूक्लियस बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। इलेक्ट्रॉन तो क्योंकि आपने उस जगह ऐड करा है जो इलेक्ट्रॉन रखना ही नहीं चाहता, तो क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा ताकतवर होगा तो ये न्यूक्लियस तो खींचेगा इससे इलेक्ट्रॉन बुरी तरीके से। अब जब खींचेगा तो साइज क्या होगी? छोटी। साइज छोटी होगी तो इसे ही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, एंड दैट इज नोन एज व्हाट? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। इसी वजह से साइज छोटी होती है, और जब साइज में वेरिएशन आ जाता है तो उसकी लगभग सारी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आ जाता है, बिकॉज साइज पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सब। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं राजन, कल ही चालू हो पाएगा पी ब्लॉक, क्योंकि बैटरी भी 3% रह गई मेरी, है ना। एफ ब्लॉक का एक आधा सवाल और आ जाता है राजन। एफ ब्लॉक में जैसे वो आपसे एक तो या तो वो एक्टेनॉइड या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बेस पे सवाल पूछ लेगा। पहला एक्टेनॉइड मतलब एलिमिनेट कर दिया ऐसा, ठीक है। तो या तो लेंथेनॉइड के बेस पे सवाल पूछ लेगा। दूसरा वो आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स के बेस पे सवाल पूछ लेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट के बेसिस पे माने क्या? लेंथेनॉइड सीरीज का एक ऐसा मेंबर बता दो जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो। आंसर आ जाता है सीरियम। ठीक है। तो ये एक सवाल है, ये भी आई थिंक मैं लिखवा चुका हूं, है ना। तो ये एक सवाल आ जाता है। तो या तो ऑक्सीडेशन स्टेट के यानी कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है वो पूछेगा, या लेंथेनॉइड के बेस पे वो सवाल पूछ सकता है। इसके अलावा वो कोई सवाल नहीं पूछता एफ ब्लॉक में से। और यहीं पे नहीं कह रहा मैं, एफ का मतलब फालतू यूं ही नाम नहीं दिया गया, एफ ब्लॉक में से कोई सवाल नहीं आता कोई भी कंपटीशन में। बहुत ज्यादा मेजर, बहुत माइनर सवाल आते हैं बेस्ड ऑन लेंथेनॉइड या कॉन्फ़िगरेशन, नथिंग एल्स। ठीक है। तो राजल काम क्या है अपना? काम ये है कि आप अनसॉल्व्ड सारे लगा सकते हो। मैं आपको अभी एक लिस्ट भेज दूंगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, उसे देख लीजिएगा। आप सॉल्व्ड सारे लगा सकते हो। इंटेक्स्ट के मैं बता दूं उन क्वेश्चंस को देख लेना, सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे इंटेक्स्ट लगा लेना। लेकिन जो मैं क्वेश्चन बोलूं उन्हें पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है। ये आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। आज का होमवर्क आप इतना रख लेना। इंटेक्स्ट में सब क्वेश्चन नंबर मैं बताऊंगा, वो जरूर पढ़िएगा, बाकी आप लगा पूरी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। एक आधे में अगर डाउट हो तो वो अपन कल डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है। ये आपको पूरा लगाना है, बाकी मैं भेज देता हूँ सवाल जो अपने को पढ़ने हैं। ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं।